तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के अंदर वाक्य रचना। वाक्य रचना के लिए हमने जो पहले 2-3 वीडियो बनाए थे उसमें हम लोगों ने आपने बता दिया आप लोगों को कि वाक्य रचना के लिए हमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक जो होती है वो होता है धातु रूप, दूसरा होता है शब्द रूप। यानी धातु रूप और शब्द रूप की हमें आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास धातु रूप है तब भी हम वाक्य रचना कर सकते हैं और शब्द रूप होगा तब हम वाक्य रचना कर सकते हैं। अब हम लेते हैं सबसे पहले कि वाक्य रचना के लिए हमारे पास आवश्यक चीज़ें क्या है। सबसे अत्यावश्यक जो है वाक्य रचना में, उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास पुरुष का नॉलेज होना चाहिए। पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी 3 वचन होते हैं। ये हमेशा संस्कृत के अंदर जब भी वाक्य रचना करें तो संस्कृत के वाक्य रचना के समय हमें इस बात का विशेष नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। हिंदी के अंदर यहाँ पर 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन का मतलब क्या है? एक वचन का मतलब एक, जो भी कोई भी प्रश्न होगा वो एक होगा, यानी एक वस्तु होगी, एक ही चीज़ होगी वो। द्विवचन यानी 2, यानी उसके अंदर 2 होगा, 2 प्रश्न होंगे या 2 वस्तुएं होगी, जो भी होगा वो 2 होंगे। और बहुवचन का मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा, यानी 3 प्लस। तो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हो जाएगा बहुवचन। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो है प्रथम पुरुष, इसकी गणना इन तीनों को छोड़ने के बाद में होती है। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, जिसको हम हिंदी में तुम, तुम दोनों, तुम सब बोलते हैं। और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब, यानी मैं, हम दोनों और हम सब। ये हो गया उत्तम पुरुष में। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तुम, तुम दोनों और तुम सब। ये हिंदी के अनुसार हो गया हमारा। इसकी यदि हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब जो इनके अलावा जो भी कोई शब्द आता है, चाहे वो किसी पुरुष का हो, चाहे महिला का हो, चाहे किसी जानवर का हो, किसी स्थान का हो, वो सभी शब्द हमारे प्रथम पुरुष की गणना में होते हैं। यहाँ पर जितने भी शब्द आएंगे वो सभी के सभी किस में होंगे? प्रथम पुरुष में होंगे। इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी ये जो 9 शब्द हैं, ये हमारे लिए क्या है? 9, ये 9 करता है। ये 9 क्या है? हमारे लिए करता है। अब इन 9 के अंदर ये जो 6 है, ये 6 कर्ता जो है ये हमारे लिए फिक्स है, ये परमानेंट है, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु जो ये 3 हैं, इन 3 के अंदर हम, ये जो 3 करता है, इन 3 के अंदर हम इनके अलावा, जैसे ये तो गया युष्मुद, अस्मद के शब्द रूप, उसी तरह से बालक के, व्यक्ति के, प्रश्न के, किसी के भी नाम आ सकते हैं। तो ये जो 3 करता है ये अलग अलग प्रकार से इनके अंदर चेंजेस होता रहता है। प्लस ये नज़दीक के लिए अलग होगा, दूर के लिए अलग होगा। जैसे सह दूर के लिए है तो सह यानी वह, और उसका नज़दीक क्या हो जाएगा? एषः, यानी सह का अपोजिट क्या होता है? यानी सह यानी वह, और इसी का हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एषः यानी यह। अब ये भी प्रथम पुरुष है और ये भी प्रथम पुरुष है। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द जितने भी होते हैं वो प्रथम पुरुष में काउंटिंग होगी। यानी आपको ये याद रखना है कि त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इन शब्दों के अलावा जो भी शब्द आता है वो सभी शब्द किस में होते हैं? प्रथम पुरुष में काउंटिंग होगी। अब अपन आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वाक्य रचना के अंदर। वाक्य रचना में एक बात हमेशा याद रखो कि हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 2 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो कर्ता और दूसरी क्रिया। यानी हमें कर्ता का और क्रिया का नॉलेज होना जरूरी है। यदि कर्ता और क्रिया का नॉलेज नहीं है तो हम किसी भी वाक्य की रचना
नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कर्ता का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, और क्रिया का मतलब होता है उस कार्य को जिस प्रकार से किया जाता है वो विधि। यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसको हम बोलते हैं वर्ब इंग्लिश के अनुसार। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का नॉलेज होना जरूरी है। अब सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको शब्द रूप बताए थे, यानी इसके लिए जो काम आता है वो होता है शब्द रूप, और इसके लिए जो होता है वो होता है, क्रिया के लिए जो होता है वो होता है धातु रूप। यानी शब्द रूप और धातु रूप, इनको हमें याद करना अत्यावश्यक है। यदि ये याद नहीं है तो हमारे कोई भी शब्द रूप वाक्य रचना नहीं होगी। अब हम एक दो वाक्य रचना करते हैं, देखिएगा प्रथमा विभक्ति के अनुसार। जैसे बालकः, बालक विद्यालये जाता है, ये हमने वाक्य लिख दिया। इसी वाक्य का अब हम संस्कृत बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या ढूंढा? कर्ता। कर्ता किससे ढूंढेंगे? क्रिया से। क्रिया कहाँ है? सबसे लास्ट में जाता है, ये क्रिया है, इसको हम कह देंगे क्रिया। ये हमारी क्रिया हो गई। अब जाता है, कौन जाता है? बालक जाता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कर्ता। ये जो बीच में है ये हो गया हमारा कर्म। आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पे पर। तो अब कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? एक बात हमेशा याद रखिए, जो कर्ता होगा उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्तृवाच्य के अंदर। कौन सी विभक्ति का प्रयोग? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग ही रहता है। अब इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया हमने, क्या लिखा हमने? बालकः विद्यालयम, कर्म में द्वितीय हो गई, और यहां पे एक वचन है तो यहां पर भी एक वचन गच्छति। यहां पे एक वचन है तो यहां पर भी एक वचन, बालकः विद्यालयम गच्छति। अब इसको देखिए, जैसे इसी का हम बहुवचन बनाते हैं तो बालकाः, अब ये बहुवचन कर दिया हमने, विद्यालयम एज इट इज रहेगा वैसा वैसा ही, गच्छति का बहुवचन हो जाएगा गच्छन्ति। अब क्या किया हमने? यहां पे बहुवचन किया, इसलिए यहां पे क्रिया में भी बहुवचन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार उसके अंदर परिवर्तन होता है। आ गई आपकी समझ में? अब एक वाक्य और देखिएगा, ये तो गया द्वितीय विभक्ति का, प्रथमा और द्वितीय दोनों आ गए इसके अंदर। तृतीय विभक्ति देखिएगा, जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं, अध्यापक, अध्यापक चौक से लिखता है। ठीक है ना? एक अध्यापक है, वो चौक से लिख रहा है। ठीक है, जैसे बालक पेन से लिखता है उसी तरह से वो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखता है। तो अध्यापक लिखता है, लिखता कौन है? अध्यापक। तो अध्यापक हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो ये क्या हो गया? अध्यापकः। चौक को संस्कृत में हम बोलते हैं सुधाखंड, ये हो गया सुधाखंड। सुधाखंड हो गया। सुधाखंड से, अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण से, ये कौन सा? माध्यम है। तो पेन क्या हो गया इसका? यहाँ पे माध्यम हो गया, सॉरी चौक क्या हो गया उसका? माध्यम हो गया लिखने का। तो क्या बन जाएगा ये? सुधाखंडेन। सुधाखंडेन का मतलब चौक के द्वारा लिखता है। एक अध्यापक लिख रहा है इसलिए लिखति। आपको धातु रूप याद करने बहुत जरूरी है, लिखति। अब मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया बालक दूध के लिए रोता है। ठीक है ना? बालक दूध के लिए रोता है। अब रोता है, कौन रोता है? बालक, छोटा बच्चा है वो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बालकः दूध के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चौथी विभक्ति यानी चतुर्थी विभक्ति। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? दुग्धाय। शब्द रूप याद करने पड़ेंगे इसीलिए। तो ये क्या हो गया? दुग्धाय रोदति, रोता है, दुग्धाय रोदति। अब आगे देखिएगा, वृक्ष से
पत्ता गिरता है, ठीक है ना, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब यहां पे देखिएगा, अब तक कर्ता कहाँ आ रहा था, शुरू के अंदर आ रहा था, गिरता है। यहां से हम जब क्रिया से कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो सब चीजों का जवाब देगा, कर्ता का भी जवाब मिलेगा, कर्म का भी मिलेगा, सबका वहां पे मिलेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, उनके चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आगे से आगे वाक्य उनसे प्रश्न पूछना है। जैसे गिरता है, कौन गिरता है, पत्ता। तो अब यहां पे पत्ता क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। वृक्ष से, किस से गिरता है, तो किस से, यहां पे कौन सी विभक्ति हो गई। अब यहां पे क्या देखिएगा, अब से कहाँ आया, तृतीया विभक्ति में भी स है और पंचमी में भी स है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कर्ण से, पंचमी से। अब कर्ण से यहां पे क्या है, यहां पे माध्यम है उसका, यहां पे क्या है, माध्यम है। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर वो अलग हो रहा है, उससे अलग अर्थ में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वृक्षात पत्ता पत्रम पतति, गिरता है पतति। हम सारे शब्द रूप बनाए वो लट लकार में बना रहे हैं अभी, पतति। और मान लीजिए बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वृक्षात पत्रम, तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, पत्राणि पतंती। वृक्षात पत्रम, सॉरी, पत्राणि पतंती, ये हो गया बहुवचन में। तो इस तरह से कर्ता के अनुसार क्रिया में चेंज हो रहा। अब हम यहाँ आगे पंचमी, अब हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, संबंध। संबंध का मतलब का, के, की, रा, रे, री। जैसे, क्योंकि संबंध को हमने कभी भी किसी का कारक नहीं माना है, वो विभक्ति में प्रयोग होता है। तो जैसे राम दशरथ का पुत्र है, राम दशरथ का पुत्र है। तो पुत्र है, कौन है पुत्र, राम। तो यहां पे आ गया प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता, दशरथ का। अब यहां पे देखिए दशरथ का यानी षष्ठी विभक्ति संबंध का के की। तो दशरथस्य क्या है, वो पुत्र है, तो पुत्रम अस्ति। हाँ, रामः दशरथस्य पुत्रम अस्ति। और उसी तरह से छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने बहुवचन बना दिया, पढ़ता है और पढ़ते हैं अलग अलग है दोनों। पढ़ता है एक वचन, पढ़ते हैं बहुवचन। अधिकरण में पेपर, सप्तमी विभक्ति हो गई। तो कौन पढ़ रहे हैं, छात्र। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ एक छात्र के हिसाब से हमें कर्ता को कैसे पहचानना, क्रिया से पहचानना। क्रिया में क्या बता रखा है, बहुवचन। पढ़ते हैं यानी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक छात्र नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। क्या आएगा, छात्राः विद्यालये पठन्ति, विद्यालये पठन्ति। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। यहाँ से इस प्रकार से मैंने आपको सातों विभक्तियों में अलग अलग प्रकार से रूप बताए हैं। यानी षष्ठी विभक्ति संबंध है और सप्तमी विभक्ति अधिकरण, जो कि मे पे पर इस प्रकार से आता है। इस प्रकार से ये साधारण से वाक्य रचना हुई है। और आगे जो है हम कारक प्रकरण के अनुसार, कारक प्रकरण में अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा, प्रति, योग्य, द्वितीया। उसी तरह से अंग विकार तृतीया, यानी अंग का विकार होने पर उसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और चतुर्थी के अंदर जैसे रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कारक प्रकरण होता है। उस कारक प्रकरण में मैं आपको अलग से बताऊंगा। आप साधारण से वाक्य बनाना सीखिए और इसके अंदर किस प्रकार से हम कारकों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, आप उसको एक बार सीखिएगा। आप इस तरह से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अगले वीडियो में हम आपको अन्य जो कारक प्रकरण है उस कारक प्रकरण के नियमों के तहत आपको कुछ वाक्य रचना करना सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।